हमने आपको आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पढ़ाया था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है, कौन सा बॉन्ड पोलर कोवलेंट लेंगे और कौन सा बॉन्ड आयनिक लेंगे। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच का सिचुएशन है। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच का सिचुएशन है। हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच में भी बता दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आधार पे आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। दिस इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ एनी बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग निकालने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट तो देखो, तो इन एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड में, इन एनी बॉन्ड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग निकालते हैं इस तरह से। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं इस तरह से। ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा वो डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इंटू 100। ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एनी बॉन्ड निकाल सकते हो। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एनी बॉन्ड को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वैल्यू डिफरेंट नेचर ऑफ bonds are फाउंड। अगर आपका इधर हम लिख रहे हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और एक तरफ हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, एक तरफ हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, तो अगर आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो लेस देन 10%, अगर आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तब आप इसको कहते हो क्या, कोवलेंट बॉन्ड। तब इसको आप कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हो कि सिंपली कोवलेंट बॉन्ड। अगर बिटवीन 10 to 55% आता है तो आप इसको नाम देते हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर ग्रेटर देन आता है 55% से, और ग्रेटर देन अगर 55% आता है तब इसको आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो पॉइंट सिंपल सा है, पॉइंट यही है कि अगर आपका जो कोवलेंट का आयनिक कैरेक्टर है वो अगर 10% से कम है तब आप उसको नाम देते हो कि वो आपका कोवलेंट बॉन्ड है। अगर 10 से 55% के बीच में हो तब उसको आप बोलते हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर ग्रेटर देन 55% हो, 55% से ज्यादा हो, तब आप उसको नाम देते हो आयनिक बॉन्ड। तो आपका 3 तरह का 3 रेंज होगा आयनिक कैरेक्टर का, जो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, और उसके आधार पे आप नेचर ऑफ बॉन्ड डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। सवाल ये उठता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। हम इस फॉर्मूला में देख रहे हो कि आप डाइपोल मोमेंट यूज किया है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को समझना होगा, सीखना होगा हम लोग को। तो हम लोग अब डाइपोल मोमेंट ही पढ़ने जा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट को पढ़ करके फिर इस फॉर्मूला को यूज करके कुछ सवाल भी करेंगे हम, और आपको आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग निकल जाएगा। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ने जा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट,
देखिए, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी भी अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। पहली बात यह है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक अपोजिट चार्ज सिस्टम के डिफाइन है। मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होना चाहिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होना चाहिए, तब उसके लिए आप डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हो। और डिफाइन होता है डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन जो है डाइपोल मोमेंट का होता है एबिलिटी ऑफ ए अपोजिट चार्ज सिस्टम टू अलाइन इटसेल्फ with external electric field or magnetic field so that energy of this system becomes minimum is called dipole moment of that system। ठीक है, बात ये है, देखिए वैल्यू जो होगा डाइपोल मोमेंट का हम लोग आगे कैलकुलेट करने वाले हैं, सिंपली Q इंटू डी होगा। लेकिन अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि ये प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्ज सिस्टम का जो ये बताता है कि इस अपोजिट चार्ज सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने का कितना टेंडेंसी होगा, ठीक है, और अलाइन करके अपना एनर्जी कितना कम से कम कर लेगा ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो सके। ठीक है, और इसको अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सिंपली होता है Q, डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है Q जो चार्ज है, I इंटू डी डिस्टेंस बिटवीन Q प्लस एंड Q माइनस। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, associated with any opposite charge system, it is a vector quantity associated with any opposite charge system which tells about ability of that system to align itself along external electric field or magnetic field so that energy of the system becomes minimum। एनर्जी जो कम से कम हो जाए, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। मतलब पॉइंट ये है कि मान लो आपके पास कंसीडर द मॉलिक्यूल्स HF, ठीक है, मॉलिक्यूल्स HF को कंसीडर करते हैं विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, HF इस तरह से प्रेजेंट होगा। आर्बिट्ररी अरेंजमेंट है, जैसे तैसे अरेंज है, मतलब कोई रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं है। अब इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, मान लिया हम एक वेसल में इसको रखे हुए हैं, तो इस तरह से आर्बिट्ररी अरेंजमेंट है, कोई रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। तो इस वेसल के हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। हम इस तरफ से हॉरिजॉन्टल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो जब आप बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो HF आप देख रहे हो कि जैसे तैसे अरेंज है, वो क्या होगा, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे हो जाएगा F H डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, F
H डेल्टा प्लस F H डेल्टा प्लस। ठीक है, इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। आप देखोगे F H डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस F H डेल्टा प्लस, इस तरह से जो होगा, जो आप हमने आर्बिट्ररी अरेंजमेंट किया है वो आर्बिट्ररी अरेंजमेंट नहीं रहेगा, बल्कि एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज हो जाएगा। या तो पूरा अलाइन हो जाएगा या फिर स्लाइटली थोड़ा कम अलाइन होगा। तो यही बताता है, इसी एबिलिटी के बारे में बताता है डायपोल मोमेंट, ये कितना अपने आप को अलाइन कर पाएगा, क्या पूरा अलाइन हो जाएगा या कुछ कम अलाइन होगा। ठीक है, आप चाहो तो हम कुछ तिरछा भी कर देते हैं ताकि आपको लगे कि कितना अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज गौर कीजिए, अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखते हैं तो जो अपोजिट चार्ज सिस्टम है उसका रैंडम अरेंजमेंट है, कोई एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो उसी अपोजिट चार्ज सिस्टम का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है, एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है जिसमें कि वो जो अपोजिट चार्ज सिस्टम है अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन कर लिया है। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी एबिलिटी को जो बताता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अपने आप को अलाइन करने का कितना कैपेसिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ एनी अपोजिट चार्ज सिस्टम टेल्स अबाउट एबिलिटी ऑफ अपोजिट चार्ज सिस्टम टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अपने आप को अलाइन करने का एबिलिटी बताता है। ये बात गौर कीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अपने आप को अलाइन नहीं करेगा, बल्कि इस तरह से ओरिएंट करेगा ताकि एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी मिनिमम हो मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो डिफिनेशन आपका डायपोल मोमेंट का यही है। अब देखिए, फॉर एनी अपोजिट चार्ज सिस्टम, डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो हम किसी भी अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए, फॉर एनी अपोजिट चार्ज सिस्टम किसी भी अपोजिट चार्ज सिस्टम, मान लो Q प्लस है और इधर Q माइनस है, हम लोग जो डिस्टेंस इसके बीच में लिखेंगे, हम लोग जो डिस्टेंस लिखेंगे इसके बीच में क्या होगा, किसी भी अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए जो आपका म्यू होगा, डायपोल मोमेंट का नोटेशन होता है म्यू। म्यू का मैग्नीट्यूड जो होगा Q इंटू डी के बराबर होगा। Q इंटू डी के बराबर होगा, Q जहां पे चार्ज है और D जहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है। एंड डायरेक्शन ऑफ म्यू इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, मतलब म्यू का डायरेक्शन हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, म्यू वेक्टर ऐसा होगा। याद रखिएगा, इन केमिस्ट्री ऐसा है। फिजिक्स में आप देखोगे कि डायपोल मोमेंट वहां पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहां पे चार्ज वैल्यू यही होगा डायपोल मोमेंट का, Q इंटू डी। लेकिन जो साइन है, जो मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिजिक्स में आप पढ़ोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो थोड़ा सा अंतर है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। अगर हम यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट की बात करें, यूनिट ऑफ म्यू की बात करें, तो आप देख सकते हो कि कूलम्ब मीटर हो जाएगा। ठीक है, या फिर सीजीएस यूनिट में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगा, या एक यूनिट और यूज किया जाता है डीबाई। याद रखिएगा 1 डीबाई विल बी इक्वल टू होता है 3.336 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। ये जो है 1 डीबाई का वैल्यू होता है, जो कि आपको जरूरी नहीं कि याद रखें, आपको देगा ये सब चीजें, अगर आपको देगा डीबाई में यूनिट तो यही डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट किसी भी अपोजिट चार्ज सिस्टम का हम लोग निकाल सकते हैं Q इंटू डी के बराबर। Q इंटू डी मैग्नीट्यूड जो होगा डायपोल मोमेंट का यही होगा, Q इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को आप समझ गए हो कि डायपोल मोमेंट होता क्या है,
किसी पार्टिकुलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। डायपोल मोमेंट याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए अब अगर हम इसी चीज पे बेस्ड आपको एक सवाल पूछते हैं, इस तरह का सवाल जेई पूछ भी चुका है, हालांकि बहुत पहले पूछा गया है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि फॉर HX बॉन्ड डायपोल मोमेंट इज, HX बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट इज दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻20 30 कूलम मीटर। If bond length of HX bond is, bond length of HX bond is 1.5 angstrom, then calculate the percentage ionic character of HX bond and nature of HX bond, nature of HX bond, और HX bond का नेचर निकालिए। तो आपके पास पता है फॉर्मूला आपको कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, यही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100 के बराबर है। अब जब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इस तरह से है, वेयर याद रखिएगा आप कि म्यू थ्योरेटिकल जो है, म्यू थ्योरेटिकल इज कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। म्यू थ्योरेटिकल जो होगा इज कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो म्यू आएगा उसी को हम लोग म्यू थ्योरेटिकल मानते हैं। तो गिवन है आपके पास म्यू ऑब्जर्व दिया गया है 2.5 × 10⁻30 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं इस बात को कहते हैं, कूलम मीटर है। और डिस्टेंस दे दिया गया है आपको HX बॉन्ड का 1.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.5 × 10⁻10। अब तो म्यू थ्योरेटिकल क्या होगा Q × D, और Q क्या होगा E के बराबर होगा × D। अगर हम HX में कंप्लीट ट्रांसफर कर दें तो प्लस माइनस लेंगे, थ्योरेटिकली जो है थ्योरेटिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, प्लस से माइनस हो गया है। और जब प्लस से माइनस हो गया है तो जो प्लस अगर आप चार्ज दे रहे हो इसका मतलब कितना चार्ज दे रहे हो, प्लस ही, और प्लस ही एक्चुअल चार्ज इसका रिलेटिव, +1 -1 लिखते हो रिलेटिव चार्ज है, एक्चुअल चार्ज उसका मतलब होता है प्लस ही माइनस ही। तो प्लस ही का वैल्यू आपके पास है 1.6 × 10⁻19 कूलम और इंटू 1.5 × 10 मीटर। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1.6 और इतना तो हो जाएगा 80 और 16 हो जाएगा 042, तो 2.4 × 10⁻29 कूलम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू थ्योरेटिकल। तो म्यू थ्योरेटिकल निकल गया, म्यू ऑब्जर्व आपको दिया गया है, तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हम इसी फॉर्मूला को लगा देंगे, हो जाएगा 2.5 10⁻30 डिवाइड बाई 2.4 10⁻29 इंटू 100। तो आप देख सकते हो कि आपके पास आ जाएगा कितना, ये कट गया 10⁻1 से, तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 24 2.4, दैट विल बी इक्वल टू 10 पॉइंट। आप देख सकते हो कि 10 पॉइंट आ जाएगा। अगर आप 250 करते हो तो 10.0 और उसके बाद हो जाएगा 250, तो हो जाएगा 10.09, मतलब 10.1 के करीब, 10.1% के करीब। तो 10.1% अगर जैसे ही आया तो आपको बताया गया है कि बिटवीन
10 to 55% आ गया। इसका मतलब नेचर जो हो गया वो क्या हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह का सवाल एग्जैक्टली पूछा गया था, डेटा बस अलग था। तो सवाल यही था कि आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना था, जिसमें कि म्यू ऑब्जर्व और म्यू थ्योरेटिकल चाहिए। जो डायपोल मोमेंट दिया गया है वो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है। थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया। और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान करके, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानोगे तो क्या होगा, प्लस ही और माइनस ही चार्ज होगा, और इसलिए क्यू की जगह हमने ई रखा, डी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल को आसानी से कर पाओगे। अब देखिए, तो हम लोग डायपोल मोमेंट पे बेस्ड आयनिक कैरेक्टर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आयनिक कैरेक्टर मिल गया मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी मिल गया। जो आयनिक कैरेक्टर होगा अगर 10% आ रहा है तो परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर विल बी क्या, 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 90%। तो आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर दोनों निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम लोग डायपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल निकालना जा रहे हैं। कैसे, हम किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, बेसिकली हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल only one bond is present, only one bond is present। इसलिए म्यू नेट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट जो होगा मॉलिक्यूल का, वो म्यू ऑफ दैट बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, म्यू ऑफ दैट बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल लोगे तो आपका म्यू नेट जो होगा म्यू बॉन्ड के बराबर होगा, बिकॉज एक ही बॉन्ड ही होगा। However, in polyatomic molecule, जब polyatomic molecule होगा तो नेट डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड, नेट डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय vector addition of dipole moment of each bond। हर बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा उसका वेक्टर एडिशन आपको करना होगा, और उससे आपको डायपोल मोमेंट ऑफ नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा मॉलिक्यूल का। ठीक है, फॉर ए पोलर मॉलिक्यूल, गौर कीजिएगा, फॉर ए पोलर मॉलिक्यूल म्यू नेट जो होता है वो नहीं होता है 0 के बराबर, जबकि फॉर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्यू नेट जो होता है 0 के बराबर होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में आपका नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो आप कहोगे उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर। अगर आपके पास किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आया तो आप उस कंपाउंड को कहोगे पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप अंतर समझ सकते हो। पोलर मॉलिक्यूल होता है कि अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है कि अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 है। नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा तो आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहोगे, और अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा तो आप पोलर मॉलिक्यूल कहोगे। इस बात को गौर करना है कि नेट डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो जैसे देखिए हम कुछ अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिएगा, नोट में करके एक पॉइंट लिखाते हैं, ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल may be non-polar with polar bonds,
because vector addition, because mu net may be equal to zero even for non-zero mu bond. बॉन्ड का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होने के बावजूद भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर हो सकता है, मतलब नॉन पोलर हो सकता है बिकॉज म्यू नेट जीरो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला केस देखिए, इन molecule like in linear molecule like CO2, ठीक है, CO2 CH2 BCl2, mu net is equal to 0 बट mu बॉन्ड जो है वो नॉन जीरो है। आप जान रहे हो कैसे होगा ये कि CO2 है दिस वन, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, तो यहां पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है और यहां पे डेल्टा माइनस है, तो इधर भी एक डायपोल मोमेंट होगा आपका और इधर भी एक डायपोल मोमेंट होगा आपका, दोनों तरफ आपका एक डायपोल मोमेंट होगा, तो म्यू इधर भी है आपका एक और एक म्यू इधर भी है, और इसलिए म्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, μ1 प्लस μ2 के बराबर होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि μ1 और μ2 क्या है, दूसरे का अपोजिट है, दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी कंपाउंड नॉन पोलर हो सकता है बिकॉज नेट डायपोल मोमेंट उसका 0 आ जा रहा है, नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जा रहा है। आप ये जानते होंगे कि टू वेक्टर of equal magnitude at 180 degree to each other has net resultant 0। इसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये आसानी से इसी चीज को हमने यूज किया है कि टू वेक्टर्स, we know that two vectors of equal magnitude at 180 degree to each other, 180 degree to each other has mu net क्या होगा, has mu net equal to 0। mu net क्या होगा इसका 0 होगा। दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड at 180 degree to each other has mu net क्या होगा, 0 होगा। has net resultant 0 हम ऐसे लिखते हैं, has net resultant इक्वल टू 0, पहला पॉइंट लिखते हैं। और भी है, अगर थ्री वेक्टर्स होगा, थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड at 120 degree to each other has net resultant 0, ठीक है। नेट रिजल्टेंट इसका 0 होगा और जिसके कारण से आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल में BF3 BCl3, ठीक है, SO3 आर नॉन पोलर विथ पोलर बॉन्ड्स। इसी कारण से हो रहा है बिकॉज 120 डिग्री एंगल पे अगर तीन बॉन्ड एक दूसरे से ओरिएंटेड है इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो नेट रिजल्टेंट 0 होता है। तीसरा, फोर प्लेनर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड at 90 degree to each other has net resultant 0। और इसी कारण से आप देखोगे कि आपका जो XeF4 है वो नॉन पोलर होता है। NiCN4 का उल्टू 2 माइनस, ये क्या होता है, R नॉन पोलर। ये सब क्या होगा, नॉन पोलर होगा विथ पोलर बॉन्ड्स बिकॉज चार वेक्टर एट 90 डिग्री ईच अदर विथ पोलर बॉन्ड।
अगर हम आगे लिखते हैं कि फोर नॉन प्लेनर वेक्टर, 4 नॉन प्लेनर वेक्टर्स हो ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड at 109 degree 28 minute to each other has net resultant 0 फॉर एग्जांपल में CCl4, ठीक है, CCl4 जो होता है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारा बॉन्ड एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। इसी तरह से कोई और भी आप ले सकते हो, CH4 भी बहुत हद तक लिख सकते हो आप, बिकॉज CH बॉन्ड में कुछ हद तक है पोलर नेचर, लेकिन नेट डायपोल क्या होगा, 0 होगा। आर नॉन पोलर विथ पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब सिंपल पॉइंट है जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हो कि आपके पास इस तरह का सिचुएशन पॉसिबिलिटी है, इस तरह का सिचुएशन पॉसिबल है। दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो नेट रिजल्टेंट 0। 3 वेक्टर अगर 120 डिग्री एंगल पे हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो नेट रिजल्टेंट 0। 4 वेक्टर अगर प्लेनर है तो 90 डिग्री पे होगा तो नेट रिजल्टेंट 0, और नॉन प्लेनर है तो 109 डिग्री 28 मिनट पे अगर होगा तब नेट रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। तो ये सभी जो है यही दिखा रहा है कि अगर पोलर बॉन्ड है तब भी कंपाउंड नॉन पोलर हो सकता है, बिकॉज उसका म्यूनेट नेट डायपोल मोमेंट उसका 0 हो जाएगा अगर इस तरह का एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है तब 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम एक सवाल देते हैं, हालांकि डायपोल मोमेंट पे बेस्ड सवाल हम लोग बहुत आगे VSEPR थ्योरी और उसके आगे भी करेंगे बहुत सारा सवाल, लेकिन एक सवाल हम आपको यहां पर देते हैं और जिसमें कि हम स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था IIT के द्वारा और ये क्वेश्चन अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, ठीक है। ए ऑप्शन था CCl4, बी ऑप्शन था CH3Cl, सी ऑप्शन था CH2Cl2 और डी ऑप्शन था CH3Cl3। नेग्लेक्ट म्यू बॉन्ड फॉर CH बॉन्ड, CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट को सिंपली आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ये हम हिंट दे रहे हैं। और ऑल स्ट्रक्चर हैव, all molecule have tetrahedral structure, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सभी को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखिए ये कंफ्यूजन अभी तक करता है और बहुत सारी किताबों में गलत आंसर अभी तक मेंशन किया हुआ है, दिया गया है। अब देखिए इसमें सही क्या है वो बताते हैं। पहले इसमें करेक्ट आंसर है सी। कैसे है अब देखिए हम आपको प्रूव करते हैं। पहली बात, CCl4 के अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 4 वेक्टर नॉन पेयर वेक्टर एट 109 डिग्री 28 मिनट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो क्या होगा नेट रिजल्टेंट म्यूनेट यहां पे 0 होगा। ए ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, बी ऑप्शन की बात करें तो आपके पास बताया गया है कि CH बॉन्ड का नेग्लेक्ट कीजिए, तो इसका म्यूनेट जो होगा वो समझ लो म्यू CCl के बराबर हो जाएगा। अगर हम C की बात करें तो इसका जो होगा वो CL जो 109 डिग्री 28 मिनट पे है, इसका म्यूनेट अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा म्यू CCl और दोनों बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पे है। तो आपको ये पता होगा दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट एंगल थीटा, दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट एंगल थीटा हैज नेट रिजल्टेंट 2 म्यू cos थीटा बाई 2। अगर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो 2 म्यू CCl
कोस थीटा बाई 2 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2 मतलब 2 म्यू CCL कोस कितना हो जाएगा यहां पर 54 डिग्री एंड 44 मिनट। अब आप जानते हो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि जो 60 डिग्री एंगल है वो ज्यादा है 54 डिग्री 44 मिनट से। इसका मतलब कोस 60 से क्या होगा ज्यादा हो जाएगा कोस 54 डिग्री 44 मिनट। इसका मतलब ये जो है हम इसे आप लिख सकते हो कि 2 म्यू कोस 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा 2 म्यू कोस 54 डिग्री 44 मिनट। तो 2 म्यू कोस 60 डिग्री 2 म्यू कोस 60 डिग्री अगर लिखते हो आप कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो हाफ होगा तो क्या होगा ये हो जाएगा म्यू से ज्यादा हो जाएगा म्यू नेट। बात समझ में आया? देखिए हमने पहले ये फॉर्मूला लगाया कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और थीटा एंगल पे है तो नेट रिजल्टेंट होता है 2 म्यू कोस थीटा बाई 2। तो हमने म्यू नेट विल बी इक्वल टू 2 म्यू कोस थीटा बाई 2 कर दिया, इतना आया। अब आप जानते हो कि 60 डिग्री एंगल ज्यादा है 54 डिग्री 44 मिनट से, तो अगर 60 डिग्री एंगल ज्यादा है तो कोस 60 कम होगा, बिकॉज कोस एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा तो कोस का वैल्यू कम होगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो ये अच्छे से जानते होगे, और नहीं तो आप ऐसे जानो ना, कोस 30 का वैल्यू आपको पता है, कोस 0 का वैल्यू आपको पता है 1, कोस 30 का √3/2, कोस 60 का वैल्यू हाफ, देख लो आप कोस 90 का वैल्यू 0। तो आपको दिख रहा होगा कि डिक्रीज कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, एंगल ऊपर की तरफ एंगल नीचे बढ़ रहा है तो वैल्यू जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है, मतलब कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एंगल जब ज्यादा होगा 60 डिग्री तो कोस 60 क्या होगा कम होगा। अब कोस 60 कम होगा, कोस 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो 2 म्यू अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हाफ अगर रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, मतलब म्यू से ज्यादा हो गया म्यू नेट। तो ये तो श्योर है कि बी से ज्यादा हो गया सी का। अब अगर हम डी की बात करें तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है अच्छे से, CL, CL और CL। ठीक है, एक बात गौर कीजिएगा कि 60 डिग्री और 54 डिग्री 44 मिनट अबाउट 55 डिग्री में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। 60 डिग्री और 54 डिग्री 44 मिनट में डिफरेंस बहुत कम है। तो हम लोग इसका म्यूनेट, गौर कीजिए, हम इसके म्यूनेट को मान लेते हैं लगभग म्यूनेट को लगभग मान लेते हैं म्यू। ये डेफिनेटली है कि म्यू से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको म्यू मान लेते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल जो होगा डेफिनेटली 120 डिग्री से ज्यादा होगा और म्यू। तो अगर आप यहां पे म्यूनेट लिखोगे तो आपको 2 म्यू कोस थीटा जो है आपका 120 डिग्री से ज्यादा है डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये जो होगा 60 डिग्री से ज्यादा होगा, और जब एंगल 60 डिग्री से ज्यादा है तो वैल्यू जो होगा, इसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 म्यू कोस एंगल जो है ग्रेटर देन 60 डिग्री हो जाएगा। हम अल्फा थीटा बाई 2 जो हो गया ग्रेटर देन 60 डिग्री हो गया। अब जब ग्रेटर देन 60 डिग्री हो गया एंगल, तो कोस का वैल्यू जो हो गया हो जाएगा 2 म्यू लेस देन 60 डिग्री, मतलब हाफ, मतलब लेस देन म्यू। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी आपको क्या हो गया, म्यूनेट जो है म्यू से कम आ रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि एंगल जो होगा, जो सही आंसर होगा मैक्सिमम डायपोल मोमेंट का, वो सी होगा, CH2Cl2 आंसर होगा। बहुत सारी किताबों में आंसर डी दिया रहता है CH_Cl3, और लोग समझते नहीं, ये लोग सिंपली सोचते हैं कि ऐड हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी किताबों में आपको ये मेंशन किया होगा कि नहीं, इसी का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। और बहुत सिंपल तरीके से लोग इस तरह से लिखते हैं कि देखिए, अगर हम इन दोनों वेक्टर को देखें तो एक नेट रिजल्टेंट आया, ये नेट रिजल्टेंट मतलब ये दोनों वेक्टर और ये वेक्टर एक तरह से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर के, और इन दोनों वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर होने के कारण जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इन तीनों का, वो कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। दो वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो नेट रिजल्टेंट घटा देगा। तो यही बात है, दो वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो घटा देगा। और नहीं तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर दिया है, हमने डायरेक्ट वेक्टर का कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है, कुछ मैथ्स अप्लाई किया है, जिससे कि ये साफ दिख रहा होगा आपको
कि सबसे ज्यादा जो म्यू होगा वो क्या होगा, सी केस में होगा, CH2Cl2 केस में होगा। ठीक है, और ये मैथ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आप सिंपली इस तरह से सोचोगे कि यहां पर जो थर्ड केस में सी और डी में अगर आप सोचोगे तो सी और डी में देखोगे यही कि आपका जो 3 वेक्टर है उसमें तीसरा वेक्टर 2 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, और तीसरा वेक्टर अगर 2 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट रिजल्टेंट जो होगा वो घटेगा, और नेट रिजल्टेंट घटेगा, इसके कारण से डायपोल मोमेंट यहां पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह का डायपोल मोमेंट में बहुत अच्छा सवाल जेई पूछ चुका है, और हम लोग बहुत सारा सवाल VSEPR थ्योरी में बॉन्ड एंगल डिटरमिनेशन के बाद डायपोल मोमेंट पे बेस्ड बहुत सारा सवाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का सवाल करने के लिए आपको स्ट्रक्चर, आपको बॉन्ड एंगल, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसा कि हमने इस सवाल में मेंशन कर दिया था कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो ये सब मेंशन किया गया था, लेकिन जनरली मेंशन नहीं किया जाता है, और जो मेंशन नहीं किया जाएगा तो आपको VSEPR से बॉन्ड एंगल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह डिटरमाइन करना पड़ेगा, और तब हम लोग डायपोल मोमेंट का सवाल और ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड आसानी से निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। एज वेल एज हमने ये भी पढ़ा कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, कैसे किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालते हैं और उसको पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक पिछले 2 क्लास से हम लोग कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे डेवलप करेगा ये पढ़ रहे थे। अब हम लोग आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।